हम कहाँ थे? ये आज मैसेज ही ट्रांसफर नहीं हो रहा था दूसरे पे। हाँ बोल कृष्णा, कहाँ थे? सर लेमार्क की थ्योरी पढ़ रहे थे। लेमार्क तो हमने खत्म कर दिया था। हमें लेमार्क में हमने कर दिया था ना कि अच्छा सुन। सर चेंजेस ट्रांसफर्ड हो जाते हैं हाँ नेक्स्ट हाँ हाँ जनरेशन। हाँ, सुन सुन सुन। वीजमैन का बता दिया मैंने तुझे। क्या सर? लिख लेना इसमें ना यार। रुक जा, अभी लिखना शुरू कर। एक साइंटिस्ट है वीजमैन, तब तक मैं दूसरे पे ज्वाइन करूंगा। उसमें आ नहीं रहा एक्चुअली, अपडेट पे चला गया आईपैड, इसलिए लेट हो गया। तो मैंने मोबाइल से किया है। आईपैड अपडेट हो जाएगा फिर मैं उस पर जाऊंगा आईपैड पे। सुन, एक साइंटिस्ट है वीजमैन। सर स्पेलिंग क्या है? WEISSMAN। A scientist called Weizmann. WEISSMAN, Weizmann। ठीक है, इन्होंने लेमार्क को क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज लेमार्क, ठीक है, क्रिटिसाइज लेमार्क। ठीक है, इन्होंने क्या किया ना, इन्होंने क्या किया, he cut tail of the rat for 21 generations। लिख लेना, he cut tail of the rat ना for 21 generations, but tail continued to appear generation after generation। ठीक है, टेल आती रही। टेल continued to appear generation after generation। ठीक है, जबकि लेमार्क ने क्या बोला था बता दे। लेमार्क ने बोला था कि जो चीजें हम अपनी लाइफ के दौरान यूज नहीं करते वो चीजें क्या हो जाती हैं बता दे, समय के साथ खत्म हो जाती हैं। वेरी गुड। ठीक है, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। ठीक है, सम अदर एक्सपेरिमेंट्स वर आल्सो डन। ठीक है, कुछ और एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए। ठीक है, लिख लेना, रैबिट के ना पैदा होते ही उसकी आंखें फोड़ देते थे, पंचर कर देते थे, लेकिन फिर भी ऐसे रैबिट पैदा होते रहे जो बिल्कुल सही थे। ठीक है, लिख लेना, आईज ऑफ द रैबिट ठीक है, आईज ऑफ द रैबिट वर पंक्चर्ड। ठीक है, वर पंक्चर्ड immediately after birth for many generations। ठीक है, आफ्टर बर्थ, बट ऐसे रैबिट पैदा होते रहे जिनकी आंखें नॉर्मल थी, है ना, बट नॉर्मल रैबिट कंटिन्यू टू बी बॉर्न। ठीक है, कंटिन्यू टू बी बॉर्न। ठीक है, अगला लिख लेना, 72 generations of Drosophila were kept in darkness। ठीक है, 72 generations of Drosophila were kept in darkness। जब है ना, so that their eyes were not functioning, so that their eyes were not functioning। ठीक है, but when 73rd generation was taken out, सर सो डैट के बाद क्या है? their eyes were not functioning।
उनकी आंखें काम नहीं कर रही थी। बट व्हेन 73rd जनरेशन वाज टेकन आउट, है ना, जब 73rd जनरेशन को बाहर निकाला गया तो उनकी आंखें नॉर्मली काम कर रही थी। इसको और लमार्क ये कह रहा था कि जो चीजें हम यूज नहीं करते, ठीक है, वो अगली जनरेशन में गायब हो जाती हैं। यहाँ तो इतनी इतनी जनरेशन के बाद भी कोई भी चीज गायब नहीं हो रही थी। सर क्लियर हो गया? वर टेकन आउट के बाद क्या है? जब 73rd जनरेशन को बाहर निकाला गया, ठीक है, तो उनकी आंखें नॉर्मली काम कर रही थी। ओके सर। ठीक है ना, जबकि ये बोला जा रहा था कि अगर ये हो जाएगा, अगर हम उसमें बाहर निकाल लेंगे, ठीक है, तो काम नहीं करेंगी। एक जनरेशन के बाद ही लमार्क ने तो ये कह दिया था ना। ठीक है, अगला लिख लें। तो इस तरह से ना इन्होंने ये प्रूव किया, लिख लेना, है ना, दे प्रूव्ड दैट those changes which occur during the life of an organism, those changes which occur during the life of an organism, ठीक है, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन। ठीक है, कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द नेक्स्ट जनरेशन, एंड ओनली दोज चेंजेस, only those changes which occur है ना इन द जीन्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो चेंजेस ना किसी ऑर्गेनिज्म के जीन्स में होते हैं वही अगली जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। दोज चेंजेस which occur in the genes of the organism are transmitted to the next generation। ठीक है, क्लियर हो गया? इस तरह से जो लेमार्क बोल रहा था ना कि अगर हमने एक उंगली हमारी कट गई तो अगली जनरेशन में जो बच्चा पैदा होगा बिना उंगली के पैदा होगा, वो गलत प्रूव हो गया। यस सर। ठीक है, अगला लिख लें। ठीक, नियो लेमार्किज्म, NEO, नियो लेमार्किज्म, नियो लेमार्किज्म, नियो लेमार्किज्म होता है, ठीक है, वो साइंटिस्ट जिन्होंने लेमार्क को सपोर्ट किया, दो साइंटिस्ट हु सपोर्टेड लेमार्क। ठीक, इन्होंने बोला कि जो साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है, जो साइंटिस्टों ने एक्सपेरिमेंट किए थे इसको क्रिटिसाइज करने के लिए लेमार्क को, वो एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमंस के द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंट्स थे, जबकि लेमार्क बात कर रहा था नेचुरल प्रोसेस की। तो ये वाले जो एक्सपेरिमेंट्स हैं ये लेमार्क को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो दो साइंटिस्ट हु सपोर्टेड लेमार्क,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू दीज साइंटिस्ट्स according to these scientists ठीक है, experiments done by scientists were man-made experiments done by scientists were man-made experiments, whereas Lamarck was talking of natural changes. इसलिए ये experiments, therefore these experiments cannot therefore these experiments cannot criticize Lamarck. ठीक है, therefore these experiments cannot criticize Lamarck. सर ऐसा होता है कि जो नेचुरल हुए हैं वो चीज नहीं आगे नहीं, वो भी ट्रांसफर गलत नहीं है, होती? वो भी गलत है, वो भी करते गलत हैं है, सर? वो भी गलत है, वो भी गलत ये लोग आगे जाके फिर गलती प्रूव हो गए होंगे। है। हाँ, तो ये फिर फाइनली लमार्क की थ्योरी को छोड़ ही दिया गया। फाइनली लमार्क की थ्योरी को छोड़ ही दिया गया। सर मतलब ये नियो लेमार्किज्म माना नहीं गया? नहीं, माना ही नहीं गया ये। फिर आता है डार्विन। ठीक है, फिर आता है डार्विन। डार्विन लिख लेना। डार्विन वाज ए ब्रिटिश नेचुरलिस्ट। ना, डार्विन वाज ए ब्रिटिश नेचुरलिस्ट, है ना, ए ब्रिटिश नेचुरलिस्ट। ठीक है, मैं आईपैड से ज्वाइन कर रहा हूँ, फिर स्क्रीन ले लूंगा। ठीक है, डार्विन वाज ए ब्रिटिश नेचुरलिस्ट। In 1950s, he went on a journey on a ship. ठीक है, which is called HMS Beagle. आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, which is called HMS Beagle. ठीक है, यस सर। HMS की फुल फॉर्म लिख ले। है ना, हर मैजेस्टी शिप, हर मैजेस्टी शिप। ठीक है, डार्विन सेल्ड फॉर, एक सेकंड होल्ड करना। सॉरी, एक अजीब सा बात हो गया। मैं अपने आईपैड से अपने आईफोन पे फोटो ले रहा हूँ ना, आईफोन पे।
हेलो। अरे पता है क्या हुआ? एक तो पता है क्या हुआ? पूछो क्या हुआ? बताइए सर क्या हुआ? मेरा जो फोन है वो मेरे दोस्त के नाम से दिखा रहा है। जो मधु, देखो सुनो, मधु मैडम मुझे एक लिंक भेजती हैं। क्या भेजती है? लिंक। वो लिंक मैं एयर ड्रॉप के थ्रू अपने आईपैड पे ट्रांसफर करता हूँ आईफोन से, और तब मैं क्लास लेता हूँ। वो ट्रांसफर ही नहीं हो रहा था। अब वो दिखा, अब मैंने ट्रांसफर किया तो वो मेरे नाम के बजाय मेरे सर एक उसको दोस्त पे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती सर। अरे एयर ड्रॉप से तो ट्रांसफर होगा, और कैसे ट्रांसफर होगा वो लिंक? सर आप क्रोम पे जाके ये गूगल पे जाके सर आप गूगल मीट खोल लीजिए, उस पे सर कोड दिया होता है, वो डाल दीजिए, अपने आप ज्वाइन हो जाएंगे मीटिंग में। वो तो 1 सेकंड में ट्रांसफर हो जाता है, 1 सेकंड भी नहीं लगता है एयर ड्रॉप के थ्रू। पर वो पता है, मेरा जो आईपैड है वो मेरे फोन को रीड ही नहीं कर रहा था। अब वो आधे घंटे के बाद मेरे फोन को एज मृत्युंजय फोन रीड कर रहा है, मेरे फोन फ्रेंड के नाम से। और ट्रांसफर भी ऐसे ही चल रहा है, मृत्युंजय टू आईफोन ऐसे चल रहा है। पता नहीं क्या, आईफोन भी ना बिल्कुल ही। और मैंने पता है बहुत सारी फोटोज डिलीट की थी, अभी अभी मैंने देखा वो सारी फोटोज वापस आ गई मेरे फोन पे। मैंने स्पेस कम करने के लिए फोटोज डिलीट करी थी अपने आईफोन से, अभी मैंने देखा, मैंने 3 दिन पहले की थी, वो सारी फोटोज फिर वापस आ गई इस पे, पता नहीं कहां से आ गई। और फिर वो भर गया जाकर के। चलो कोई नहीं। सुनो, डार्विन कितने साल सेल किया बताओ ना? लिखवाया तो है मैंने। मेरी आवाज नहीं आ रही? हेलो। सर 20 साल। अरे 5 साल। सर वो एज पे तो वो सर शायद पूरे 20 साल आ। 5 साल लिख लेना। डार्विन सेल्ड फॉर 5 years, 5 साल तक सेल किया। एंड फाइनली रीच्ड गैलापागोस आइलैंड्स। ठीक है, फाइनली वो गैलापागोस आइलैंड्स पहुंच गया। गेमिंग क्यों छोड़ के चले गए? डॉक्टर गेमिंग लेफ्ट, है ना। एंड फाइनली रीच्ड गैलापागोस आइलैंड्स। सुन, गैलापागोस कहां पे है? कौन बता रहा है मुझे? वर्ल्ड वॉर। नहीं, साउथ अमेरिका के पास है ना। हाँ, फाइनली साउथ में। रीच्ड गैलापागोस आइलैंड्स। ऑन दीज आइलैंड्स, on these islands, है ना, he found some birds. On these islands he found some birds. ठीक है, beaks of these birds, ना, beaks of these birds were different on different islands, है ना। beaks of these birds were different, है ना, on different islands, on different islands। ठीक है, डार्विन ने कंक्लूड किया कि जो अलग अलग बीक्स है ना, डार्विन कंक्लूडेड that these different beaks are due to different type of food present on the island, सर एक बार ये लाइन और थी गौरव। है ना। डार्विन कंक्लूडेड, डार्विन ने यह नतीजा निकाला, that different beaks are due to different type of food present on the island। सुन, टोटल ना 22 आइलैंड थे, जिसमें से डार्विन 14 पे गया था। ठीक सर है, एक्चुअली टोटल वो साउथ अमेरिका इक्वेडोर के पास में है वो गैलापागोस ना, गैलापागोस ना, यस साउथ अमेरिका के पास में है इक्वेडोर ना। के पास। और अच्छा, इक्वेडोर। और ना, और ये 22 आइलैंड्स हैं, 22 आइलैंड्स हैं, जिसमें से डार्विन 14 पे गया था। सर DO2 के बाद क्या बोला आपने? कौन सा? सर DO2 के बाद। डिफरेंट बीक्स ऑफ द बर्ड्स वर ड्यू टू, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रेजेंट ऑन द आइलैंड, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रेजेंट ऑन द आइलैंड। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड प्रेजेंट ऑन द आइलैंड। अच्छा सुन, जो मेन आइलैंड था ना, जो मेन आइलैंड था उस पे बता दे, जो मतलब साउथ अमेरिका में जो बर्ड्स थी वो सीड ईटिंग बर्ड्स थी, है ना। बर्ड्स इन साउथ अमेरिका वर सीड ईटिंग। जो साउथ अमेरिका में बर्ड्स थी ना,
दे वर सीड ईटिंग बर्ड्स। दिख रहा है सीड लिखा हुआ। और सीड ईटिंग बर्ड से डेवलप हुई थी अलग अलग वैरायटी इंसेक्ट ईटिंग और ग्रेन ईटिंग बर्ड्स की। सीड ईटिंग बर्ड्स से डेवलप हुई थी अलग अलग वैरायटीज इंसेक्ट ईटिंग बर्ड्स एंड ग्रेन ईटिंग बर्ड्स। ठीक है, ये किस चीज का एग्जांपल है जरा बता दे। दिस इज एग्जांपल ऑफ, ठीक है, अडेप्टिव रेडिएशन। दिस इज अडेप्टिव रेडिएशन। ठीक है, एक जगह से निकली अलग अलग जगह चली गई, अलग अलग जाके उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया, ठीक है, और नए स्पीसीज में चेंज हो गए। ये है डार्विन्स फिंचेस। इन बर्ड्स का नाम था डार्विन्स फिंचेस। सर वो दूसरी वाली कौन सी, इंसेक्ट ईटिंग और दूसरी? ग्रेन, ग्रेन, दाने दाने, सर ग्रेन इसका आपने ईटिंग क्या बर्ड्स। बताया था, किसका एग्जांपल है ये अडेप्टेशन? अडेप्टिव रेडिएशन है ना, दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। बेस्ट एग्जांपल ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन। सर आपने कहा था मेन आइलैंड पे है था ये, तो उस मेन आइलैंड का कुछ है नाम या बस ऐसे बस दिख नहीं नहीं, गया? नॉर्थ अमेरिका, मेन आइलैंड नहीं, फ्रॉम द ओरिजिनल सीड ईटिंग वैरायटी। ओरिजिनल जो वैरायटी थी वो नॉर्थ अमेरिका में थी। वो नॉर्थ से जो साउथ में आए तो उनके साउथ चेंज अमेरिका, हो साउथ गए। अमेरिका। सर ओरिजिनल वैरायटी थी साउथ अमेरिका में, वहां से डेवलप हुई अलग अलग आइलैंड्स पे इंसेक्ट ईटिंग और ग्रेन ईटिंग वैरायटीज। यस। बता दे किसका एग्जांपल है। अडेप्टिव रेडिएशन। और ये हमने कहां पढ़ा था। अडेप्टिव रेडिएशन हमने पढ़ा था होमोलोगस ऑर्गन्स में। यस सर। डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। यस सर। लिख लेना। ऑन दीज आइलैंड्स। सर थोड़ा फास्ट हो रहा है, थोड़ा स्लो पढ़ा दीजिए। अच्छा, फास्ट जा रहा है, चल ठीक है। ऑन Yes, दीज sir, आइलैंड्स, थोड़ा सा slow कर। चल कोई नहीं, वैसे भी इसके बाद हमारे एक या दो चैप्टर ही बचते हैं। ऑन दीज आइलैंड्स डार्विन ऑल्सो फाउंड। तो एक बार रिपीट करिएगा ये लाइन। इन आइलैंड्स पे डार्विन को ना एक बहुत बड़ा सा कछुआ भी मिला और एक छिपकली मिली, है ना। ऑन दीज आइलैंड्स डार्विन ऑल्सो फाउंड जायंट टॉर्टॉइज और एक लिजर्ड मिली। और डार्विन को ना यहां पे इंग्वाना लिजर्ड भी मिली। जायंट टॉर्टॉइज भी मिला, इंग्वाना लिजर्ड भी मिली। ठीक है, इंग्वाना लिजर्ड भी मिली। आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज जर्नी, आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम हिज जर्नी, है ना, डार्विन पब्लिश्ड अ बुक, है ना। वापस आने के बाद डार्विन ने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ना। इस बुक का नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज और ये बुक लिखी गई थी 1859 में। नाम बता दे, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। Species।
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, है ना, 1859 में। ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी, मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी। पहला पॉइंट, सुनो, तुम्हारे स्कूल में चैप्टर हो गया? नो सर। नो सर। सर ये तो डिलीट ही बेटा क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, सुनो, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन ए, तुम 9 बजे ज्वाइन करो, ऑप्शन बी, तुम 7:30 ज्वाइन करो। तुम कौन सा ऑप्शन चुनोगी? तो फिर 7:30 ज्वाइन कर लेना, 7:30 वाला। क्योंकि मुझे ना 9:30 से इंडियन आइडल देखना है। ठीक है, मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। ओके, 7:30 ज्वाइन कर लेना। 7:30। ओके, हाँ भाई, तुम्हारे को मैंने सिलेबस भेजा है, तुम्हें सिलेबस पता चल गया अपनी 12th का? ये चैप्टर नहीं है 12th में इस बार भी तुम्हारे। यस सर। और नीट का क्या प्रोग्राम है, जरा बताना, नीट में क्या होने वाला है? सर 2 सेक्शंस आएंगे अब, पार्ट ए और पार्ट बी। क्यों आएंगे, सवाल ये है। सर क्योंकि सिलेबस जो रिड्यूस किया है उन स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड, गुड कॉन्सेप्ट। 2 पार्ट्स में डाला जाएगा। पार्ट बी में ऑप्शनल क्वेश्चन डाले जाएंगे उन सिलेबस से जो सिलेबस इन्होंने रिड्यूस किया है। ठीक है, ताकि जिन बच्चों ने स्कूल में या कहीं पे भी वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं, तो वो बच्चे अगर चाहें तो उसका पेपर अटेम्प्ट ना करें, उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें। बिल्कुल सही कह रहे हो। चल आजा, मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था? ओवर पॉपुलेशन। पहला पॉइंट था ओवर पॉपुलेशन। ठीक है, लिख लेना, फॉर दिस पॉइंट, ठीक है, फॉर दिस पॉइंट Darwin was influenced by an essay written by English economist and essay writer Malthus. For this Sir, point, इन्फ्लुएंस्ड बाय के बाद क्या बोला आपने? हाँ लिख ले। For this point, सुन, जितने प्यार से मैं तुम्हें पढ़ाता हूं उतने प्यार से कोई और टीचर पढ़ाता है तुम्हें? देख, सब चुप हो गए, अब किसी के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा है। हे भगवान, हो गया बस, समझ गया मैं। नो सर। नो का मतलब? अच्छा सुन, इस पॉइंट के लिए डार्विन इन्फ्लुएंस हुआ था बाय एन एसे ऑन पॉपुलेशन, है ना, रिटन बाय ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंड एसे राइटर कॉल्ड माल्थस। ब्रिटेन में ना एक इकोनॉमिस्ट था, वो एसे भी लिखता, निबंध भी लिखता था, और उसका नाम क्या था बेटा? माल्थस। ठीक है, माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन है, अगर आप गूगल करोगे ना। ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट के बाद क्या बोला आपने? ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट एंड एसे राइटर, निबंध कारक, यस सर। कॉल्ड माल्थस। माल्थस जो था ना बेटा, माल्थस ब्रिटेन का इकोनॉमिस्ट भी था और एसेज भी लिखता था पॉपुलेशन पे, इकोनॉमिक्स पे। ठीक है, तो माल्थेशियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन बेटा ये कहती है कि किसी भी जगह की जो बेटा फूड सप्लाई होती है वो मल्टीप्लाई करती है अरिथमेटिक प्रोपोर्शन में, 2 + 2 + 2 + 2। ये बेटा फूड सप्लाई है, और किसी भी जगह की जो पॉपुलेशन है वो कैसे मल्टीप्लाई करती है? दूसरा प्रोपोर्शन तुमने 10th में कौन सा पढ़ा? एपी के साथ कौन सा पढ़ा था दूसरा? जीपी। वेरी गुड, 2 × 2 × 2,
इंटू 2, ये हो गया बेटा ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन, है ना। एफ बेटा फूड सप्लाई, पी मतलब पॉपुलेशन। तो किसी भी जगह की जो बेटा फूड सप्लाई होती है वो मल्टीप्लाई करती है अरिथमेटिक प्रोपोर्शन में। ठीक है, दूसरा क्या है सर फूड सप्लाई के बाद? है ना, फूड सप्लाई मल्टीप्लाइज इन अरिथमेटिक प्रोपोर्शन, वेयर एज पॉपुलेशन जो होती है, पी से पॉपुलेशन, उस जगह की जो पॉपुलेशन है दैट मल्टीप्लाइज इन ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। है ना, उस जगह की जो पॉपुलेशन होती है दैट मल्टीप्लाइज इन ज्योमेट्रिक प्रोपोर्शन। तो कौन सी चीज बेटा आगे निकल जाएगी? वेरी सून, है ना, यस, वेरी सून पॉपुलेशन आउटनंबर्स फूड सप्लाई। बहुत जल्दी बेटा पॉपुलेशन आगे निकल जाएगी और फूड सप्लाई वैसे ही रह जाएगी, है ना। वेरी सून पॉपुलेशन आउटनंबर्स फूड सप्लाई। ठीक है बेटा। Therefore, according to Malthus, है ना, according to Malthus and according to Darwin, दोनों के मुताबिक, है ना, according to Malthus and according to Darwin, overpopulation is the first criteria for the formation of a new species. Overpopulation, है ना, is the first criteria for the formation of a new species. Overpopulation, है ना, is the first criteria for the formation of a new species. हाँ जी, पहला पॉइंट डार्विन का क्या था बता दो? ओवर पॉपुलेशन। चल बेटा दूसरा पॉइंट बता दे डार्विन का, दूसरा पॉइंट लिख ले बेटे, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, ठीक है बेटा। डार्विन के मुताबिक बेटा अगर ना रिसोर्सेज कम रह गए, है ना, और पॉपुलेशन ज्यादा हो गई, तो आपस में क्या शुरू हो जाएगा बेटा? स्ट्रगल, लड़ाई झगड़ा, है ना। तो लिख लेना अकॉर्डिंग टू डार्विन, अकॉर्डिंग टू डार्विन, है ना, ओवर पॉपुलेशन कॉजेस, ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू लिमिटेड रिसोर्सेज। पॉपुलेशन ज्यादा रिसोर्सेज कम बेटा, है ना। ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू लिमिटेड रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज which है ना, therefore there is struggle for existence amongst organisms, therefore there is struggle for existence, है ना, amongst organisms, है ना, amongst organisms. This struggle is for food, shelter and mating partners. किसके लिए लड़ेंगे बेटा आपस में? फूड के लिए, शेल्टर के लिए, एंड मेटिंग पार्टनर्स। फूड के लिए, शेल्टर के लिए और मेटिंग पार्टनर्स के लिए लड़ेंगे आपस में।
ठीक है, तीसरा लिख लो बेटा। तीसरा पॉइंट होता है डार्विन की थ्योरी का वेरिएशन। ठीक है बेटा, डार्विन की थ्योरी का तीसरा पॉइंट है वेरिएशन। वेरिएशन वेरिएशन बेटा वीकेस्ट पॉइंट इन डार्विन्स थ्योरी। ठीक है, वेरिएशन बेटा सबसे कमजोर पॉइंट था डार्विन की थ्योरी का। सुनो, मेरी आवाज आ रही है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, तो बताओ बेटा ये वेरिएशन क्यों कमजोर पॉइंट था डार्विन की थ्योरी का? सुनो बेटा, बताओ वेरिएशन क्या होता है? वेरिएशन होता है कि जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं बेटा वो पेरेंट्स से थोड़े से अलग होते हैं, है ना। ऑफस्प्रिंग्स आर डिफरेंट फ्रॉम द पेरेंट्स थोड़े से। और वेरिएशन दो रीजन से आता है। जरा मुझे दो रीजन बता दो बेटा वेरिएशन के। एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो बेटा स्लो और कंटिन्यूअस वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और एक होता है म्यूटेशन जो सडन फास्ट वेरिएशन प्रोड्यूस करता है। डार्विन ने बेटा इसको तो रिकॉग्नाइज कर लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से वेरिएशन आएगा, लेकिन बेटा डार्विन को यही पता नहीं था कि म्यूटेशन नाम की भी कोई चीज होती है ना, क्योंकि तब तक जेनेटिक्स बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हुई थी। मेंडल अपने पूरे एक्सपेरिमेंट्स नहीं कर पाया था। क्लियर हो गया बेटा वेरिएशन? लिख लो वेरिएशन वीकेस्ट पॉइंट इन डार्विन्स थ्योरी बिकॉज डार्विन ने बेटा कंसिडर किए। और सुन, कल तुम्हारा एनिमल किंगडम का टेस्ट है, पढ़ लेना, एक बार रीडिंग मार लेना। यस सर। हाँ, लिख लेना वेरिएशन वीकेस्ट पॉइंट इन डार्विन्स थ्योरी बिकॉज, है ना, डार्विन ओनली कंसिडर्ड slow and continuous variation, slow and continuous variation, ठीक है, which arises by sexual reproduction, which arises by sexual reproduction, ठीक है, slow and continuous variation which arises by sexual reproduction, but he did not consider sudden discontinuous variation, he did not consider sudden discontinuous variation which arises by mutation. सर सडन Discontinuous, है ना? He did not consider sudden discontinuous variation which arises by mutation. Sudden discontinuous variation which arises by mutation. सर डार्विन ने भी मतलब यही बोला था कि नेक्स्ट जनरेशन में सिर्फ यूजफुल वेरिएशन से पास होगी। हाँ, और उसने, डार्विन ने बेटा सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बोला था, उसने म्यूटेशन को कंसिडर नहीं किया था बेटा। ठीक है, डिड नॉट कंसिडर म्यूटेशन, तो उसका ये पॉइंट कमजोर रह गया बेटा। ठीक है, चौथा पॉइंट डार्विन का, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर ये भी तो कमजोरी था, ये भी तो प्रूफ नहीं कर पाया। हाँ, बाद में डार्विन की थ्योरी को बहुत ज्यादा मानी नहीं गई, मतलब इसमें मॉडिफिकेशंस किए गए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट,
ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन। अच्छा, ओरिजिनल पॉइंट बेटा हर्बर्ट स्पेंसर का था। दिस वाज द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ लाइल एंड हर्बर्ट स्पेंसर, है ना। दिस वाज द ओरिजिनल पॉइंट ऑफ लाइल एंड हर्बर्ट स्पेंसर, जो डार्विन ने बेटा चुरा लिया था। ठीक है, लिख लेना। अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक है, एनी ऑर्गेनिज्म which survives the above mentioned struggles, ठीक है, is the fittest organism to survive on earth. Any organism which survives the above mentioned struggle is the fittest organism to survive on earth. हाँ जी, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है बेटा, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है बेटा, दोज ऑर्गेनिजम्स, है ना, फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ जरा बता दो। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस, इसका मुझे जरा कोई मतलब बता दो। सर स्पीशीज तभी कंटिन्यू कर पाएगी जब रिप्रोडक्शन कर पाएगी। हाँ, मतलब जिन स्पीशीज में ना बेटा, जिन स्पीशीज की रिप्रोडक्टिव पावर ज्यादा होती है, वही स्पीशीज बेटा अर्थ के ऊपर सरवाइव कर पाती है। ठीक है, दोज स्पीशीज which have a higher reproductive power have better chances of survival on earth. लिख लो बड़ा बड़ा, those species which have a higher reproductive power, है ना, have better chances of survival on earth because ये सही struggle बोला for जाएगा। existence। मतलब उसकी अपनी थ्योरी थी, बाद में तो इसमें से कई पॉइंट्स काटे गए, है ना बेटा, कई पॉइंट्स लिए गए, कुछ पॉइंट्स हटाए गए। ठीक है, तो फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन इज सर्वाइव ऑन अर्थ, है ना, those organisms which have high reproductive ability have better chances to survive on earth. ठीक है, नेक्स्ट लिख लो, बेटा। उसने एग्जांपल दिया, उसने एग्जांपल्स भी दिए थे बेटा, जैसे आर्की बैक्टीरिया है, बैक्टीरियाज हैं, बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, लेकिन इनकी ना रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। हेलो,
यस सर। सर ठीक है, यस लिख लेना। इनकी ना जो वो होती है ना बेटा रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, वो बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे पहले आते भी हुए भी, ठीक है, सबसे पहले आते हुए भी, आज भी, ठीक है, आज भी वो सरवाइव कर जाते हैं। और सुन, डायनासोर जो थे ना, उनकी बेटा वो बहुत ज्यादा थी, वो बहुत कम थी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी, इसलिए बेटा वो सरवाइव नहीं कर पाते थे। क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है। सर रिप्रोडक्टिव एबिलिटी का मतलब जितनी जल्दी अपना नया हाँ, ऑफस्प्रिंग बच्चे प्रोड्यूस कर पा बच्चे रहे हैं, बच्चे, हाँ, कितने ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है इतने कोई ज्यादा। ऑर्गेनिज्म बेटा, कितने ज्यादा बच्चे पैदा कर सकता है वो। फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन इज रिप्रोडक्टिव फिटनेस। ठीक है, डार्विन ने बोला बेटा कि जो जितने सर ज्यादा लेकिन बच्चे जितने ज्यादा होंगे उतने उतने कम आपस रिसोर्सेज में भी लड़ेंगे मरेंगे भी, कॉमन रिसोर्सेज के लिए लड़ाई भी तो करेंगे, ये कहना चाह रहे हो ना? यस सर। हाँ, कॉमन रिसोर्सेज के लिए लड़ाई भी करेंगे। नेक्स्ट लिख लें। सर एक क्वेश्चन और पूछना था। हाँ बोल बोल। सर इवोल्यूशन का मतलब ये होता है क्या कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बनना? हाँ 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 एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कह रहे हो बेटा। सर अगर लाइफ ये पहले होता है तो फिर आर्के बैक्टीरिया कॉम्प्लेक्स क्यों नहीं हुए? वो आर्की बैक्टीरिया शुरू में जो लाइफ आई थी ना बेटा, वो सिंपल लाइफ ही तो थी। आर्की बैक्टीरिया बैक्टीरिया देख कॉम्प्लेक्स होती तो चली गई, ह्यूमन बींग्स बन गए। आर्की बैक्टीरिया से इवोल्यूशन हुआ है ना बेटा, उससे उसके कुछ बच्चे होंगे आर्की बैक्टीरिया के जो बेटा अब इंसानों में चेंज हो गए आकर के, सारी लाइफ बनते बनते बने तो है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ही है ना बेटा लाइफ। कुछ आर्की बैक्टीरिया चेंज हो गए होंगे ना। तो वही सर ज्यादा इतने सारे थे तो कुछ ही चेंज हुए होंगे। हाँ, कुछ वहीं रह गए, कुछ चेंज हो गए। जो नई जगह चले गए उन्होंने बेटा अपने आप को अडॉप्ट किया और अडॉप्ट करके एक नई स्पीसीज बन गई। सर क्लियर है? इसका मीनिंग क्या होगा कि ओवर पॉपुलेशन से न्यू स्पीशीज बन गई? सर ये चीज एक बार बता दो। ओवर पॉपुलेशन से क्या होगा, आपस में बेटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस होगा, लड़ाई करेंगे आपस में। ठीक है, और जब यस बेटा सर। लड़ाई करेंगे आपस में तो उसमें जो जो फिट होगा वो जीत जाएगा। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। नहीं सर, ये ना नेचर फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, तो नई स्पीशीज कैसे बन जाएगी? वेरिएशन होगा वेरिएशन आएगा ना बेटा। मतलब जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा वेरिएशन आ सकती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल से कह रहे हो, बिल्कुल से कह रहे हो, बिल्कुल से कह रहे हो बेटा। जितनी ज्यादा यस। पॉपुलेशन होगी ना उतने वेरिएशन के चांसेस ज्यादा होंगे। अब उसमें से बेटा जो फेवरेबल वेरिएशन होगा, है ना, फेवरेबल वेरिएशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा फिट बना देगा एनवायरनमेंट के प्रति, वो ऑर्गेनिज्म तो सरवाइव कर जाएगा और बाकी बेटा खत्म हो जाएंगे, है ना। तो उसको क्या नाम दिया डार्विन ने? पांचवा पॉइंट क्या था बेटा डार्विन का? नेचुरल सिलेक्शन। पांचवा पॉइंट आ गया बेटा नेचुरल सिलेक्शन। है ना, लिख लेना। अकॉर्डिंग टू डार्विन, लिख रहे हो? यस सर। अकॉर्डिंग टू डार्विन, है ना, नेचर सेलेक्ट्स फिटेस्ट ऑर्गेनिज्म। नेचर सेलेक्ट्स fittest organism and rejects the unfit organisms. Nature selects the fittest organism and rejects the unfit organisms. ठीक है, the selected organisms develops into a new species. Selected organism develops into a new species.
and the rejected organisms becomes extinct. सर अगर ऐसा है तो फिर कभी तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होंगे ही। दोबारा बोलो बोलो। सर ऐसे तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स कभी एक्सटिंक्ट होंगे ही नहीं। हाँ, तो कहाँ होते हैं बेटा? जो बड़े बड़े से होते हैं, पावरफुल होते हैं, वही तो हटते हैं। Yes. सर अगर ये थ्योरी सही है तो फिर ह्यूमन अपनी पॉपुलेशन कम क्यों करना चाहते हैं? रिसोर्सेज की वजह से। रिसोर्सेज बेटा, रिसोर्सेज की वजह से, ठीक है ना? क्योंकि जितनी ज्यादा, अभी तुम में से किसी ने पॉइंट उठाया था ना बेटा, कि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी, ठीक है, सरवाइव तो कर जाएगा, लेकिन उतनी ही आपस में मारपीट भी होगी, है ना? कॉमन रिसोर्सेज के लिए बेटा स्ट्रगल भी होगी। Yes. Yes. ठीक है, तो डार्विन की थ्योरी क्लियर होगी बेटा? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट, मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी। टू मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी are ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। सर दूसरा क्या बोला आपने? ब्रांचिंग डिसेंट, मैं लिख देता हूँ बेटा, अभी स्क्रीन ले लेता हूँ। ब्रांचिंग डिसेंट, इसका मतलब क्या हुआ बेटा ब्रांचिंग डिसेंट का? कि ना, जैसे पेड़ बनता है ना बेटा, एक पेड़ है, उसकी दो शाखाएं हैं, दो ब्रांचेस हैं, फिर उन दो ब्रांचेस की बेटा चार ब्रांचेस आ गई, फिर उन चार ब्रांचेस की बेटा 8 ब्रांचेस आ गई, उसको हम कहते हैं बेटा ब्रांचिंग डिसेंट। नीचे उतरती Tree चली of गई, life. और हाँ, ट्री ऑफ लाइफ, है ना बेटा? तो टू मेन पॉइंट्स ऑफ डार्विन्स थ्योरी आर, लिख लेना बेटा, नेचुरल सिलेक्शन एंड ब्रांचिंग डिसेंट। क्लियर हो गया? ये दो मेन पॉइंट्स है डार्विन की थ्योरी के, Yes, sir. ठीक है? टू प्रूव इस पॉइंट, Darwin gave the example of लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ। इसने बेटा वही एग्जांपल दिया, लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू डार्विन, ठीक, शुरू में बेटा सारी छोटी गर्दन वाले जिराफ से थे। अकॉर्डिंग टू डार्विन, इनिशियली there were only short neck giraffes. Initially there were only short neck giraffes. There were two types of giraffes. ठीक है, initially there were two types of giraffes, long necked and short necked. लॉन्ग नेक्ड एंड शॉर्ट नेक्ड। ठीक है, अभी हम लमार्क से भी कंपेयर करेंगे इसे। एज द सोर्स ऑफ फूड बिकेम हाई, जैसे जैसे खाना ऊंचा होता गया, एज द सोर्स ऑफ फूड बिकेम हाई, लॉन्ग नेक जिराफ्स वर एबल टू रीच द फूड एंड सर्वाइव्ड। ठीक है, लॉन्ग नेक जिराफ्स वर एबल टू रीच द फूड एंड सर्वाइव्ड, whereas short neck giraffes were unable to reach the food and became extinct. No, whereas short neck giraffes were unable to reach the food, है ना, and became extinct. क्लियर हो गया बेटा? तो सर ये वाला नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अलग था। यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। नेचर ने बेटा जो फिट था उसे सेलेक्ट कर लिया। लंबी गर्दन वाले जिराफ फिट थे, वो सेलेक्ट हो गए। ठीक है, छोटी गर्दन वाले जिराफ बेटा फिट नहीं थे, वो एक्सटिंक्ट हो गए। नेचुरल सिलेक्शन, नेचर ने बेटा लंबी गर्दन वाले जिराफ को सेलेक्ट कर लिया। देखो डार्विन के बारे में बेटा ये कुछ बात तो पूछना है? गलत बोली थी ना। हाँ, कुछ बातें गलत थी इसकी, कुछ सही भी थी, लेकिन सर ये वाली सही है गलत है? वो कहता रहा हूँ, कुछ कॉन्टेक्स्ट में आपको सही लगेगी, कुछ में गलत लगेगी। जैसे अब रिप्रोडक्टिव, जैसे मान लो आप रिप्रोडक्टिव फर्टिलिटी ले लो कि जिनकी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा है, क्योंकि डार्विन ने कहा था बेटा स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस में कुछ तो सर्वाइव कर ही जाएंगे। लेकिन उसका उल्टा भी है कि अगर बेटा ज़्यादा पॉपुलेशन हुई तो रिसोर्सेज कम होने से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस आएगा, पॉपुलेशन कम होने से स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वैसे ही नहीं आएगा। तो कुछ बेटे बातों में, कुछ कॉन्टेक्स्ट में इसकी बातें सही थी, कुछ में नहीं थी। एटलीस्ट लेमार्क से ज्यादा सही था ये जिराफ नेचुरल वाला सिलेक्शन गलत होता, कैसे हो गया? नहीं जिराफ वाला गलत नहीं हुआ बेटा, लेमार्क वाला गलत था बेटा। बोला था ना। स्ट्रेचिंग से बेटा इंक्रीज नहीं होती है ना गर्दन। ये तो हो सकता है कि शुरू में दो तरह के जिराफ रहे हो, लंबी गर्दन वाले और छोटी गर्दन वाले। जैसे पहले उन्होंने नीचे का खाना खा पी के खत्म कर दिया, फिर जब खाना ऊंचा होता चला गया तो लंबी गर्दन वाले बेटा खाने तक पहुंच पा रहे थे, छोटी गर्दन वाले नहीं पहुंच पा रहे थे, तो वो एक्सटिंक्ट हो गए। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो फिट था वो सर्वाइव कर गया। क्लियर है? यस सर। चल आगे चलते हैं। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक बेटा डार्विन की थ्योरी को किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया। फॉर ए लॉन्ग टाइम nobody criticized Darwin's theory. Therefore the period from 1859 to 1900, period from 1859 to 1900 is called Darwin's era. Is called Darwin's era or the romantic period of Darwin. Is called Darwin's era, ठीक है, और the romantic period of Darwin। ठीक है बेटा, क्लियर है?
क्योंकि इसकी थ्योरी को किसी ने भी क्रिटिसाइज नहीं किया। आगे चलूं? ईयर क्या Yes, बताया sir. आपने? है ना, द पीरियड फ्रॉम 1859 टू 1900। सर ब्रांचिंग डेसेंट का कोई एग्जांपल नहीं दिया था उसने? ब्रांचिंग डिसेंट वही कहता चला गया था कि जिनकी एबिलिटी ज़्यादा है, जैसे बैक्टीरिया के दिया था उसने रिपीटेडली, उनके बच्चे भी फिर ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, उनके बच्चे भी ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, ऐसे। सर एक फिश का एग्जांपल भी तो दे सकता था वो। फिश भी करती है फास्ट प्रोडक्शन। ठीक है, लिख लेना, लिख लो। क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन, क्रिटिसिज्म ऑफ डार्विन। नंबर 1, he did not consider mutations। पहला पॉइंट, he did not consider mutation। दूसरा पॉइंट, है ना, दूसरा एक मिनट पॉइंट, सर, एक मिनट। करूं? यस सर। पहला पॉइंट, he did not consider mutation। दूसरा पॉइंट है ना, he could only explain survival of the fittest। he could only explain survival of the fittest। ठीक है, but he could not explain arrival of the fittest। he could not explain arrival of the fittest। क्लियर है बेटा? सर ये वाला पॉइंट मैं बताना। हाँ, he could only explain survival of the fittest। 4 थे, 2 फिट थे, 2 अनफिट थे, जो अनफिट थे वो गायब हो गए, जो 2 फिट थे वो सर्वाइव कर गए, लेकिन वो 4 आए कहां से ये नहीं बता पाया वो। क्लियर है? सर वो वेरिएशन से नहीं कह पाया था कि जो वो 2 थे? हाँ, लेकिन पूरी वेरिएशन उसने सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाला ही समझाया था ना, उसने म्यूटेशन वाला नहीं समझाया था, इसलिए कमजोर रह गया ना पॉइंट, इसलिए फंस गया वो। यस सर। एक और चीज याद रखना, एक और चीज याद रखना, डार्विन, ठीक है, डार्विन जो था ना, उसके बहुत सारी बातें अपने टाइम से आगे की भी थी, तो लोगों को बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता कि वो क्या क्या रहा है। ठीक है, इसके साथ भी तय हुआ था, मेंडल के साथ, मेंडल की भी बातें बहुत आगे की थी ना। आगे चले, सर मतलब अभी सही माने जाते हैं वो कॉन्सेप्ट्स? कुछ बातें तो सही है ना। यस सर। अच्छा, एक साइंटिस्ट था बेटा, अच्छा सुन, एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट स्पेंसर, है ना, लिख लेना, ए साइंटिस्ट कॉल्ड हर्बर्ट स्पेंसर, है ना, हर्बर्ट स्पेंसर। वो बेटा काम कर रहे थे गैलापागोस आइलैंड्स में, सॉरी वो आर्कीपेलागो आइलैंड में, सबके एक से ही नाम है यार, है ना। तो एक साइंटिस्ट थे हर्बर्ट स्पेंसर, ही वाज वर्किंग ऑन आर्कीपेलागो आइलैंड। ठीक है, ही वाज, कौन सा हाँ, आइलैंड? आर्कीपेलागो। ठीक है,
ही वॉज वर्किंग ऑन आर्कीपेलागो आइलैंड। लिखता हूँ, रुक जा। ठीक है, ये भी वहीं कहीं है, साउथ अमेरिका के आसपास ही, आर्कीपेलागो। सर ये सब भी हाँ पूछ लिया जाता है कि कहाँ का हाँ, कहाँ का है? एनसीईआरटी की लाइन है यार ये। He was working on सर मतलब ये archipelago। पूछ रहा हूँ कि जैसे ये पूछ लिया कि साउथ अमेरिका में, ये सब तो नहीं पूछेंगे ना? हाँ हाँ, अगर एनसीईआरटी ने लिख दिया, अगर एनसीईआरटी ने लिख दिया। अगर आप पिछले साल का पेपर खोलो ना, 19 का या 18 का किसी का, तो आप देखो कि ना एनसीईआरटी में एक जगह पे लिखा हुआ है, एक आप जेनेटिक्स में पढ़ोगे, पुनेट स्क्वायर होता है एक, वो जो एक ऐसे स्क्वायर सा बनाते हैं ना, यस सर। सर और उसमें ऐसे कैलकुलेशन ही करते हैं, उसमें ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इट वाज गिवन बाय ए ब्रिटिश साइंटिस्ट पुनेट, है ना। एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, आप एनसीईआरटी खोल के देखना, कि इट वाज गिवन बाय ए ब्रिटिश साइंटिस्ट पुनेट। तो 18 या 19 में एक क्वेश्चन आया था, पता नहीं 20 में, पिछले 2-1 साल में ही था, कि ये जो इस पुनेट स्क्वायर है, इसको जो डेवलप किया है वो कौन से देश के साइंटिस्ट थे। ओके सर। ठीक है, तो ऐसे पूछ लेते हैं। यस सर। अब ना ऐसे नहीं पूछते कि बहुत हाई फाई पूछ लिया, बीएससी लेवल, एमएससी लेवल, इधर उधर का बहुत, ऐसा कुछ नहीं पूछते। ऐसे ही पूछते हैं कि जो एनसीईआरटी ने दे रखा है ना, अब वहां पे पता चला आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी हुई है, पुनेट स्क्वायर में आपने ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी कैलकुलेट करवा रखा है टीचर ने आपको, पर वो तो पूछेगा ही नहीं। वो पूछेगा तो ये कि वो पुनेट रहने वाला कहाँ का था, है ना। पूछेगा तो ये बेटा कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट कौन से साल में किए, क्योंकि वो एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि मेंडल ने 1856 से 1863 में एक्सपेरिमेंट्स किए। तो सर इतनी सारी डेट्स दी हुई हैं एनसीईआरटी में, मतलब सारी याद हाँ करनी हाँ, एनसीईआरटी वाली। अब पता चला कि कहीं किसी इंस्टीट्यूट में टीचर ऊंचे ऊंचे पढ़ाए जा रहा है, क्रॉसेस हाई फाई एकदम, वो पूछेगा तो ये कि बेटा मेंडल ने काम कौन से साल में किया था, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये पंगा हो गया आजकल, है ना, कि एनसीईआरटी डायरेक्ट पूछनी जाने लगी है। अभी क्या मतलब 5-7 साल हो गया अब तो इस बात को, डायरेक्ट एनसीईआरटी आती है। तो जब से एनटी आया है, जब से तो नीट आया है जब से, और जब से एनटी आया है, एनटीए ने तो बिल्कुल ही हथियार डाल दिए, वो तो एनसीईआरटी के आगे कदम ही नहीं रखता अब। सर अब तो फिजिक्स केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आ जाते हैं। फिजिक्स में भी यस सर, बता। 10 एग्जांपल्स आए थे इस बार एनसीईआरटी के। नीट में 20-20 वाले में। यस सर। हाँ, तो फिर वही है ना कि वो एनसीईआरटी पे ही तुल गए हैं पूरी तरह से। और पता है तुझे, एनसीईआरटी को करना और ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि ना एनसीईआरटी को करने का मतलब ये नहीं कि एनसीईआरटी की नॉलेज, एनसीईआरटी को करने का क्या मतलब है, कुछ भी छोड़ नहीं सकते, सारे ही करना उसकी पड़ेगा। लाइनें उसकी लाइनें रटी होनी चाहिए। ये लाइनें रटने का जो चक्कर है ना, ये नॉलेज से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। नॉलेज में तो बायोलॉजी आप में तो कर लेंगे, लेकिन फिजिक्स में कैसे होगा? नॉलेज में तो आप कॉन्सेप्ट फिर भी लगा दोगे। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, आपको कोई न्यूमेरिकल आ गया, मतलब कोई लाइन आ गई, कोई क्वेश्चन आ गया, नॉलेज पे बेस्ड है, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो आप कॉन्सेप्ट लगा के, नॉलेज लगा के निकल जाओगे। अगर यही आ गया कि डायमंड की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितनी है, जो एनसीईआरटी में दी हुई है, अब साला अगर आपको वो एनसीईआरटी में आपने वो पढ़ा हुआ है तो पता है, अगर नहीं पढ़ा है तो नहीं पता है, सीधी सी बात है Yes, sir. है ना। भाई ये दिया हुआ है कि जो हर्बर्ट स्पेंसर था, ये आर्कीपेलागो आइलैंड पे काम कर रहा था, अभी एनसीईआरटी ने लिखा है। अब इसमें कहां से कौन सा कॉन्सेप्ट लगाओगे, कहां की नॉलेज लगाओगे? ये तो एक इंफॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी ने दे रखी है। बस सर नाम थोड़ा सा यूनिक है तो याद रहेगा। हाँ, बस ये है कि ये क्योंकि आर्कीपेलागो है तो याद है। अब कोई ब्रिटेन का है, अमेरिका का है, वो याद नहीं रहता फिर, क्योंकि वो सारे देश एक से लगते हैं। ये पंगा है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था ना, एक बार बताया था
कि ओपरिन जो था वो फ्रेंच था और जो उसके साथ जेबीएस हेल्डेन था वो ब्रिटिशर थे। ऐसे यही कर चलते रहता है आजकल। तुम में से किसी ने 20-20 का पेपर देखा है? हेलो, यस सर। ऐसे ही खोल के देखा है? 11th के क्वेश्चन ट्राई किए हैं? अगर बेटा टाइम हो ना, 1-2 दिन, अभी तो कल संडे है, मंडे कभी कोई क्लास अगर ना हो आपकी या नेक्स्ट वीकेंड, तो 2020 का पेपर देखना बेटा। क्या एकदम ऐसे उतारा है, 18 का पेपर, 19 का पेपर, 20 का पेपर, ऐसे उतार दिया जैसे सामने आपको लगता है एनसीईआरटी खोल के बैठे हो आप। चल फिर आगे चलेंगे अगली बार। बाय, गुड नाइट। गुड नाइट सर।